तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कल कल के लेक्चर में हमने ये जो आपके सामने कोड है, हमने ये कोड देखा था कि ये कोड हम क्यों लिखते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ वापस से, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं एंड उसके बाद वापस से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे का आज का पढ़ेंगे। तो रिवीजन में कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि व्हाट इज़ जावा। जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नाउ जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सेकेंड पॉइंट, राइट? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद हमने क्या देखा था कि जो जावा है वो बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना? ऊप्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं। फिर हमने देखा था कि जो जावा है वो बेसिकली सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर सिक्योरिटी ज़्यादा होती है ना? और फिर हमने बात करी थी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की कहानी हमने थोड़ी सी देखी थी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो हमने देखा कि जो भी जावा का आउटपुट है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो सकता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो सकता है हमारा जावा का प्रोग्राम। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा था कि जीआरई क्या होता है ना? उसके बाद हमने क्या देखा था, जेवीएम क्या होता है। उसके बाद हमने क्या देखा था, बाइट कोड क्या होता है। समझने की कोशिश करना, अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लेना, है ना? कोई भी डाउट हो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, मैंने सबसे पहले आपको एक बात बताई थी कि जावा में हम जो भी कोडिंग करते हैं, हम जो भी कोडिंग करेंगे जावा के अंदर, वो हमेशा याद रखना क्लास के अंदर करते हैं। क्लास के बाहर कोई भी कोडिंग नहीं की जाती। जावा में हमेशा क्लास इंपॉर्टेंट है ना? जो भी कोडिंग हम करेंगे कहाँ लिखेंगे? क्लास के अंदर, है ना? ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया, क्लास बनाई। एक क्लास बनाई सबसे पहले। अगर आप कोड देखो तो हमने क्या बनाई, सबसे पहले क्लास बनाई। और इस क्लास का नाम क्या दिया? हेलो टेस्ट। ये नाम है, क्लास का नाम है। क्यों बनाई क्लास? क्योंकि हमें पता है कि अगर हमको कोड लिखना है जावा में, हमें कुछ भी कोई भी फंक्शनैलिटी डालनी है, राइट, तो हमको क्लास बनाना पड़ेगा। जब तक हम क्लास नहीं बनाएंगे हम कोई भी कोड नहीं लिख सकते, राइट? तो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, एक क्लास क्रिएट करी हेलो टेस्ट, और उस क्लास को कैसा बना दिया मैंने? पब्लिक, है ना? और फिर हमने इसके अंदर, जैसे क्लास के अंदर देखो, क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है क्लास। तो क्लास के अंदर मैंने एक मेथड और फंक्शन, आप C++ में इसको फंक्शन बोलते हो, है ना? और जावा में इसको मेथड बोलते हैं। मेथड, वही इस फंक्शन को ही मेथड बोला जाता है यहाँ पे। तो मेन क्या है? एक मेथड है। सी में मेन क्या था? एक फंक्शन था। C++ में मेन क्या था? फंक्शन था। लेकिन हम यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? मेथड बोलते हैं। और मैंने कल की क्लास में आपको ये भी बताया था कि ये जो मेन मेथड है वो पब्लिक क्यों रखा है हमने, स्टैटिक क्यों रखा है हमने, इसके आगे मैंने वॉइड क्यों लगाया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। जो भी स्टूडेंट नहीं थे कल की क्लास में, मैंने वीडियो जो है रिकॉर्ड कर लिया है कल की, तो मैं आपको एक लिंक दूंगा, उस लिंक पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हो, है ना? तो जो भी छूटा है आपका कल का वो आपको रिकवर हो जाएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट सेशन से आप जो है ज्वाइन कर सकते हो इजीली, आपको सब समझ में आएगा। तो देख लेना। अब देखो यहाँ पे सबसे आगे हम बढ़ते हैं, तो हमने क्या लिखा, ये मेन मेथड है। देखो सारा कोड, जावा का सारा कोड मेन मेथड के अंदर ही लिखते हैं। सारा कोड, जावा का सारा कोड मेन मेथड के अंदर लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना, राइट? अब इस यहाँ पे एक और चीज़ आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कि जब हम मेन मेथड लिखते हैं, देखो इंटरवियर क्वेश्चन क्या करता है, ध्यान देना। इंटरवियर क्वेश्चन क्या करता है कि भाई मेन मेथड जो है वो स्टैटिक क्यों है? मेन मेथड जो है स्टैटिक क्यों है? मेन मेथड को तुमने स्टैटिक ही क्यों बनाया? क्या ज़रूरत है मेन मेथड को स्टैटिक बनाने की, है ना? तो हमने जावा के दो रूल पढ़े हैं। क्लास के अंदर, क्लास के अंदर अगर कोई भी चीज़ रखी हुई है, क्लास के अंदर अगर कोई भी चीज़ रखी हुई है और आप उसको यूज़ करना चाहते हो, तो हमें क्या करना पड़ता है? क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। बिना ऑब्जेक्ट बनाए आप क्लास के अंदर की चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते। क्लास के अंदर की चीज़ों को आप छू भी नहीं सकते अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो। ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम क्लास के अंदर की चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो मेथड हो, चाहे वो वेरिएबल हो, राइट?
दोनों को ही अगर एक्सेस करना है तो हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना। तो क्लास के अंदर, मैंने कहा क्लास के अंदर अगर कोई भी चीज़ रखी हुई हो, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो मेथड हो, अगर आपको उसको एक्सेस करना है, अगर आप उसको कॉल करना चाहते हो, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं सिखाऊंगा ऑब्जेक्ट कैसे बनता है नेक्स्ट क्लास में, है ना, या आज ही सिखा दूंगा मैं ऑब्जेक्ट कैसे बनता है ना। तो हमेशा याद रखना कि ऑब्जेक्ट बना के ही आप क्लास के अंदर की चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। भाई डायरेक्टली नहीं कर सकते ना, अगर आप डायरेक्टली कर लोगे तो सिक्योरिटी नहीं रहेगी। आप खुद सोचो, आप मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि अगर आप बैंक जाते हो, आपको लॉकर एक्सेस करना है बैंक का, क्या डायरेक्टली घुस जाओगे क्या? नहीं, आपको किसी के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर आप किसी के थ्रू जाते हो तो सिक्योरिटी है, राइट। अब एटीएम में जाते हो, एटीएम में पैसा निकालना है तो क्या डायरेक्टली निकाल लेते हो? नहीं, किसी के थ्रू आप पैसा निकालते हो, राइट। तो वहाँ सिक्योरिटी है। मतलब अगर डायरेक्टली चले गए, डायरेक्टली हमने काम कर लिया, तो क्या वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होगी, राइट। तो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि अगर क्लास के अंदर कोई भी चीज़ रखी हुई है और आप उसको एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये पहला रूल है जावा का, ये ध्यान रखना, नहीं तो लिख लो कहीं, नोट डाउन कर लो। नाउ सेकेंड रूल इज, अब कुछ होते हैं जो बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो डायरेक्टली एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा, मैं ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं करूँगा, मैं को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। अब कोई दूसरा तरीका है क्या, मैं उस चीज़ को एक्सेस कर लूँ, क्लास के अंदर की चीज़ों को एक्सेस कर लूँ डायरेक्टली? हाँ, एक तरीका है, अगर वो चीज़ स्टैटिक है। अगर वो चीज़ स्टैटिक है ना, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर आप सोचो कि अगर आप वो चीज़ डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं तो सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो ना, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, मान लो कि अभी हमारे पास एक मेथड है पब्लिक, मेथड को पब्लिक बना रहे हैं, वॉइड रिटर्न टाइप, मेथड का फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड ऐड, ये मेरा मेथड है, ठीक, ये मेरा मेथड है। ये मेथड यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा मेथड बनाते हैं, दूसरा मेथड बनाते हैं सपोज पब्लिक स्टैटिक मल्टीप्लिकेशन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मल्टीप्लिकेशन। ये दो मेथड तुम्हारे सामने हैं। अब इस फंक्शन के अंदर या मेथड के अंदर तुम कुछ काम करोगे और इसके अंदर भी हम कुछ काम करेंगे। दो फंक्शन है, दोनों के अंदर हमें कुछ काम करना है। अब हम चाहते हैं कि ये फंक्शन, ये जो ऐड फंक्शन है और ये जो मल्टीप्लिकेशन फंक्शन, इसको कॉल करना। अब देखो, दोनों को कॉल करने का तरीका अलग अलग होगा। क्यों? आप खुद देखो, ऐड जो मेथड है वो कैसे कॉल होगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू। जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे इस क्लास का, तब तक ये मेथड कॉल नहीं होगा, है ना। जब तक आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तब तक ये मेथड कॉल नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस मेथड को कॉल करना चाहते हो तो फिर आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भैया ये स्टैटिक है ना, ये मेथड स्टैटिक टाइप का है। तो जो भी चीज़ स्टैटिक होती है, जो भी चीज़ स्टैटिक होती है उसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, है ना। आपको ऑब्जेक्ट बनाने की कोई नीड नहीं है ना। लेकिन ये याद रखना, देखो ये सिक्योर है। क्यों? क्योंकि देखो, इसको आप एक्सेस डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, इसको एक्सेस करने के लिए आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन इसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, है ना, है ना। इसलिए थोड़ा सा सिक्योरिटी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, अगर आपने स्टैटिक बना दिया तो हम ध्यान रखते हैं थोड़ा कि यार कम से कम चीज़ों को स्टैटिक बनाएं। क्योंकि देखो, हमें सिक्योरिटी तो चाहिए, क्योंकि जावा क्या बोलता है कि मैं जो भी कोड लिखूंगा वो सिक्योर कोड होगा, आपका कोई कोड, है ना, हैक नहीं करेगा, क्योंकि जावा सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो सिक्योरिटी से। तो अब हमने क्या किया, अब मैं थोड़ा सा इसको वापस से जाता हूँ। अब देखो क्या हुआ, ये क्लास है, सिंपल एक क्लास है, सिंपल एक क्लास है। अब जैसे ही जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, जेवीएम, यहाँ पे सारा काम जेवीएम करता है, जावा वर्चुअल मशीन करता है। आपके कोड को एग्जीक्यूट करने का काम, है ना, आउटपुट देने का काम ऑलमोस्ट कौन करता है, कंपाइल, ये जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन करता है। तो देखो क्या होता है कि जैसे ही जेवीएम अंदर आएगा क्लास के, वो क्या देखेगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, वो क्या ढूंढता है, मेन मेथड। जेवीएम हमेशा मेन मेथड को कॉल करता है, ध्यान रखना। मेन मेथड, मेन MAIN, मेन, ये मेन जो मेथड है, मेन जो फंक्शन है, इसको कॉल कौन करता है हमेशा, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। ये जावा में याद रखना हमेशा। ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है कि मेन मेथड को कौन कॉल करता है, तो आपको बताना है कि मेन मेथड को जेवीएम कॉल करता है, जावा वर्चुअल मशीन कॉल करता है, ठीक है। अब ये मेथड जो है, मेन मेथड जो है, इसको हमको पब्लिक बनाना पड़ेगा। अब क्यों बनाना पड़ेगा पब्लिक?
अरे आप अगर पब्लिक नहीं बनाओगे इस मेथड को तो जेवीएम इसको देख नहीं पाएगा, तो कॉल कैसे करेगा? पब्लिक का मतलब होता है कि कोई भी एक्सेस कर सके इसको, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। अगर आपने मान लो मेन मेथड को प्राइवेट बना दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, अब कोई भी इसको कॉल नहीं कर सकता, है ना। आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसको छुपा दिया। इसीलिए हमेशा हमने क्या किया, मेन मेथड को क्या बनाया, पब्लिक बनाया। ठीक, पब्लिक बना दिया। अब मेन मेथड का रिटर्न टाइप क्या होता है? वॉइड। वॉइड मतलब ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक इंट ऐड। अब जरा देखो ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू। मतलब ये बोल रहा है, मेथड क्या बोल रहा है, मुझे लास्ट में इंटीजर वैल्यू रिटर्न करो, रिटर्न 1। लास्ट में रिटर्न 1, मैंने रिटर्न कर दिया 1। यहाँ पे सारा कोड लिखेंगे, यहाँ पे सारा कोड लिखेंगे, जितना कोड लिखना है इस मेथड के अंदर कोड लिखेंगे, और लास्ट में क्या रिटर्न करेंगे, 1। क्यों? क्योंकि तुम बोल रहे हो ना, ऐड के आगे आपने क्या लिखा है, इंटीजर, तो आपको क्या रिटर्न करना पड़ेगा, इंटीजर वैल्यू। अगर आपने मेथड के आगे लिख दिया फ्लोट, तो आपको क्या रिटर्न करना पड़ेगा, फ्लोट वैल्यू। अगर आपने मेथड के आगे या फंक्शन के आगे आपने लिख दिया स्ट्रिंग, तो आपको यहाँ क्या रिटर्न करना पड़ेगा दोस्त, स्ट्रिंग रिटर्न करना पड़ेगा। गॉट इट? तो ये मेथड का रिटर्न टाइप होता है कि लास्ट में मेथड को क्या रिटर्न में दोगे, है ना। अगर आप मेथड के आगे लिख दिए वॉइड, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ भी रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है ना, कुछ भी रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए जो मेन मेथड होता है उसके आगे हम क्या लिखते हैं, वॉइड लिखते हैं, है ना। अच्छा देखो मेन मेथड, ये जो ऊपर अभी जो मेथड हम बना रहे थे ये तो मैंने बनाया, लेकिन पता है आपको मेन मेथड ऑलरेडी पहले से बना होता है। मेन मेथड को हम बनाते नहीं है, पहले से ही बनाया है। तो मेन मेथड के आगे उन लोगों ने, जावा वालों ने क्या लिख रखा है, वॉइड लिख रखा है ना, कि मेन मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अब आई बात, जैसे ही जेवीएम क्लास के अंदर एंटर करेगा तो वो किसको कॉल करने की कोशिश करेगा, मेन मेथड को कॉल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका काम ही है मेन मेथड को कॉल करना। जेवीएम मेन मेथड को कॉल करता है, तो जैसे ही वो मेन मेथड को कॉल करने जाएगा, आप रूल याद करो, मैंने आपको 2 रूल बताए। पहला रूल क्या बनाया, क्लास के अंदर कोई भी चीज़ अगर रखी हुई है और आप उसको एक्सेस करना चाहते हो, कॉल करना चाहते हो, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बिना ऑब्जेक्ट बनाए क्लास के अंदर की चीज़ों को आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेन मेथड को एक्सेस करना है तो जेवीएम को क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट बनाए तो क्लास के अंदर की चीज़ें एक्सेस ही नहीं हो सकती, है ना। तो अब आप जेवीएम को एक और काम दे रहे हो, जेवीएम अगर तुझे ये मेन मेथड चाहिए, अगर इस मेन मेथड को तुम एक्सेस करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ भैया। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे मैं इस मेन मेथड को कॉल करने नहीं दूंगा। मतलब तुमने एक और काम बढ़ा दिया जेवीएम का, जावा वर्चुअल मशीन का, राइट। अब जेवीएम बोलता है सपोज कि हमको नहीं बनाना ऑब्जेक्ट, कोई दूसरा तरीका बताओ, राइट। तो हमने क्या किया, इस मेन मेथड को क्या बना दिया, स्टैटिक। जैसे ही मैंने मेन मेथड को स्टैटिक बनाया, अब जेवीएम क्या करेगा, उसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली इस मेथड को कॉल कर सकता है ना। तो इसीलिए स्टैटिक कीवर्ड यूज किया जाता है जावा में, है ना। अगर आपको डायरेक्टली कॉल करना है तो, राइट। और अगर स्टैटिक नहीं है वो चीज़, तो याद रखना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। होप सो इतना चीज़ समझ में आया होगा आपको, है ना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, क्या है इंपॉर्टेंट, इस मेन मेथड के अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग एरे ARGS, स्ट्रिंग एरे AR। जब तक ये लिखोगे नहीं ना तब तक मेन मेथड कॉल ही नहीं होगा, मेन मेथड को तब तक कॉल नहीं कर सकते, जेवीएम भी इसको कॉल नहीं करेगा, जेवीएम को मिलेगा ही नहीं। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे बोल रहा हूँ। मैंने इतना लिखा, मैं रन बटन पे क्लिक करता हूँ, मैंने रन बटन पे क्लिक किया, देखना जेवीएम एक मैसेज फेंकेगा आपको। यहाँ पे एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया है, बिकॉज ये पुराना कोड एग्जीक्यूट हो रहा है मेरा, सेज ट्रेनिंग, पुराना कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ये रहा। रन कॉन्फ़िगरेशन में जाके चेंज कर देते हैं, प्रोजेक्ट में सेज ट्रेनिंग, ओके। और सेज ट्रेनिंग में हम जाते हैं, क्लास का नाम, क्लास का नाम है हेलो टेस्ट, एंड हम रन करते हैं, एंड ओके। देखो जैसे ही मैंने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन किया, रन करने के बाद क्या आया, देखो जरा एरर, ध्यान देना, एरर कुड नॉट फाइंड
और लोड मेन क्लास। उसने कहा ना कि भाई मुझे मिल ही नहीं रहा है। कौन बोल रहा है ये चीज़? ये जेवीएम बोल रहा है। जेवीएम बोल रहा है ये जो मेन जो मेथड है, मेन जो फंक्शन है, ये मुझे मिल ही नहीं रहा यार, मैं कॉल किसको करूँ? क्यों नहीं मिल रहा? भाई हमने इसको पब्लिक बना दिया, हमने इसको स्टैटिक भी बना दिया, हमने इसको वॉइड भी बना दिया, तब भी ये किसको नहीं दिख रहा? जेवीएम को नहीं दिख रहा। बिकॉज ऑफ ये वाला, ये मैंने बोला था ना एज अ आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट आपको पास करना पड़ेगा। जब तक आप ये आर्ग्यूमेंट पास नहीं करोगे तब तक जेवीएम को ये चीज़ नहीं दिखेगी और तब तक वो उसको कॉल नहीं करेगा। ARGS। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये है क्या, है ना? ये इसके बिना मेन मेथड कॉल ही नहीं हो रहा, तो कुछ तो होगा ये। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, आप पता है, आप जब जावा हम लोग पहले नोटपैड पे पढ़ते थे, नोटपैड पे भी हम जावा का प्रोग्राम कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग बच्चों ने किया भी होगा अगर जावा है आपके पे, तो है ना? तो नोटपैड पे भी हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप नोटपैड पे प्रोग्राम लिखते हो ना, तो यूज़र से जब हम वैल्यू लेते हैं, जैसे एंटर योर नेम, एंटर योर एज, एंटर योर रोल नंबर, कंसोल पे, है ना? कंसोल से जब भी हम इनपुट लेते हैं यूज़र से, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है ना? इसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, दिस इज कॉल्ड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। मतलब कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर आप कमांड लाइन से लेते हो, राइट, तो वो यहाँ जाके स्टोर हो जाता है। वो यहाँ इस एरे में, ये देखो एक साइन है एरे का, ये यहाँ जाके सेव हो जाता है। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट बोलते हैं उसको। तो ये कंपलसरी है दोस्त, मेन मेथड के अंदर बिल्कुल कंपलसरी है, राइट? तो मेन मेथड के अंदर ये चीज़ होना चाहिए। अगर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आप यूज़ नहीं करोगे तो आप यूज़र से इनपुट नहीं ले सकते। यूज़र से इनपुट लेने के लिए ही इसको यूज़ किया जाता है। यूज़र से इनपुट लेने के लिए ये लाइन लिखी जाती है, ये ध्यान रखना, है ना? और ये ARGS क्या है? ARGS इज अ रेफरेंस वेरिएबल। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, आप सेज लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रूरी नहीं है ARGS ही लिखना, है ना? वो एक रेफरेंस वेरिएबल है ओनली। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? आप किसी को रेफर कर रहे हो, आप किसी को पॉइंट कर रहे हो, उसको हम रेफरेंस दे रहे हैं, हम उस चीज़ का रेफरेंस दे रहे हैं, तो हम उसको रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। तो सेज इज अ रेफरेंस वेरिएबल। सेज किसको पॉइंट कर रहा है? इस पर्टिकुलर एरे को पॉइंट कर रहा है, जिसके अंदर मेरे सारे आर्गुमेंट स्टोर होंगे, राइट? लेकिन जावा वालों ने इसको लिख रखा है ARGS, तो हम भी ARGS ही पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट इसका आप नाम चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं आएगा, है ना? तो हमेशा याद रखना, देखो हर चीज़ का एक मीनिंग होता है यार। मेन मेथड है तो मेन मेथड ही क्यों है, क्यों लिखा इसको एज अ मेन, है ना? क्योंकि जावा ने पहले से ही ये नाम डिसाइड करके रखा है, ये नाम जेवीएम को बता के रखा है कि भाई तुझे सबसे पहले कॉल इसी नाम के मेथड को करना है। अगर मैं इसकी जगह पे XYZ मेथड नाम दे दूँ तो जेवीएम इसको कॉल नहीं करेगा, क्योंकि पहले से ही डिफाइन है कि जेवीएम मेन मेथड को ही कॉल करेगा, इसलिए नाम हमने रखा मेन। मेन मेथड वॉइड टाइप का क्यों है? क्योंकि पहले से ही जावा ने डिसाइड करके रखा हुआ है कि मेन मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। मेन मेथड स्टैटिक क्यों है? क्योंकि हमने रूल पढ़ा था और रूल में देखा था कि अगर क्लास के अंदर कोई चीज़ है, राइट, और आप उसको कॉल करना चाहते हो, राइट, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बिना ऑब्जेक्ट बनाए उस चीज़ को आप एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप वो चीज़ बिना ऑब्जेक्ट बनाए एक्सेस करना चाहते हो तो वो चीज़ किस टाइप की होनी चाहिए? स्टैटिक टाइप की होनी चाहिए। नाउ फिर हमने क्या देखा कि यार मेन मेथड पब्लिक क्यों है? अरे अगर आपने पब्लिक नहीं किया तो क्या होगा? जेवीएम को ये चीज़ दिखेगी ही नहीं, और अगर जेवीएम को ये चीज़ नहीं दिखेगी तो कॉल कौन कैसे होगा? कॉल ही नहीं होगा। इसीलिए हमने इसको पब्लिक बनाया। हमने मेन मेथड के अंदर ये क्या पास किया? ये इसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, है ना? अगर आप यूज़र से कोई भी वैल्यू रन टाइम पे मांगते हो, यूज़र से रन टाइम पे कोई भी वैल्यू अगर आप मांगते हो, राइट, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, कमांड के थ्रू। ओके, तो होप सो आपको इतना चीज़ समझ में आया होगा। बेटा ये बहुत ही बेसिक सिंटेक्स है जावा का, बहुत ही बेसिक सिंटेक्स, राइट, है ना? कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये क्या होता है, ठीक है? और मोस्टली स्टूडेंट जो है ना इसको रट लेते हैं कि हाँ ये होता ही है, सिंटेक्स है ये। अरे सिंटेक्स है तो क्यों है ना? क्यों सिंटेक्स बनाया गया? हर चीज़ का एक रीज़न होता है। ये अगर जिस चीज़ का रीज़न आपने पढ़ लिया ना, तो फिर आपको 100% बोल रहा हूँ आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा दोस्त। और इस पूरे सीरीज़ में, इस पूरे लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आपका मैं बेस स्ट्रॉन्ग करने वाला हूँ, बिल्कुल डेप्थ में जाके, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको हर एक चीज़ सिखाने वाला हूँ कि ये क्यों लिखा जाता है, इसका रीज़न क्या है, राइट? तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो होप सो ये चीज़ समझ में आया होगा कि ये क्यों लिखा जाता है। इसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, राइट? यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं जावा के अंदर।
जैसे फॉर एग्जाम्पल एंटर योर नेम, एंटर योर सैलरी, एंटर योर एड्रेस, एंटर योर पिन कोड, राइट। जब आप यूजर से पिन एंटर करवाते हो तो वो वैल्यू कहाँ जाके सेव होती है, इस कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में जाके सेव होती है, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब हम करते हैं पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम चलाते हैं। मैं चाहता हूँ कि यार हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हम बनाएं, ठीक है। मेरा आउटपुट में हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए। बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है और आप लोगों ने तो करा भी होगा सी और C++ में, राइट, अगर आपने पढ़ा है तो। लेकिन हम कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखो अब एक बात बताओ, अगर आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो पता है एक फंक्शन है, आपने यूज़ भी किया होगा उसमें सी में और C++ में, प्रिंट एफ नाम का एक फंक्शन होगा, आपने यूज़ किया होगा अगर, है ना। यहाँ पे 3 है, प्रिंट और एक और है प्रिंट एलन। ये 3 हैं, तीनों से आप सेम काम कर सकते हो, तीनों से आप सेम काम कर सकते हो। प्रिंट एफ और प्रिंट एलन, तीनों का काम क्या है, आउटपुट शो करना, कंसोल में आउटपुट शो करना, इन तीनों का काम है आउटपुट शो करना। ये कंसोल है, दिस इज कॉल्ड कंसोल। यहाँ मेरा जो कहाँ कर्सर है ये कंसोल है, राइट, यहाँ पे आउटपुट शो होता है। तो ये कौन करेगा, ये भाई साहब, ये तीनों। और ये तीनों को बोलते क्या है, मेथड। याद रखना फंक्शन ही मेथड है, फंक्शन ही मेथड है, क्योंकि सी और C++ में हम फंक्शन बोलते हैं इसको, लेकिन जावा में हम इसको मेथड बोलते हैं। तो ये तीनों क्या है, मेथड। अब एक और चीज़ बहुत अच्छे से समझना, पता है ये मेथड किसने बनाया, ये मेथड जावा वालों ने बनाया, पहले से ही बनाया है पहले। अच्छा ये देखो मेन मेथड किसने बनाया, जावा वालों ने बनाया, पहले से ही बना हुआ है। तो ये सारे मेथड भी पहले से ही बने हुए हैं, किसने बनाया, जावा वालों ने बनाया। अब एक बात, एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर ये मेथड जावा ने बनाया है तो ये मेथड रखा कहाँ है, भाई कहीं तो रखा होगा ना। तो हमेशा एक बात याद रखना दोस्त, मेथड हमेशा आपका क्लास के अंदर सेव होता है। मेथड हमेशा कहाँ स्टोर होता है, क्लास के अंदर। मेथड ऑलवेज क्लास के अंदर सेव किया जाता है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, सर कौन सी क्लास का नाम क्या होगा, राइट। तो उस क्लास का नाम है आपका प्रिंट स्ट्रीम क्लास का नाम क्या है, प्रिंट स्ट्रीम, जिसके अंदर ये सारे मेथड रखे हुए हैं, सेव्ड है, रखे हुए हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 ही होंगे, बहुत सारे मेथड्स होते हैं इसके अंदर, बहुत सारे। आपको जो यूज़ करना है आप उसको यूज़ कर लो, है ना। लेकिन अल्टीमेटली वो है कहाँ, प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर। देखो दिखाता हूँ, चलो प्रिंट स्ट्रीम क्लास में लेता हूँ और मैं तुमको दिखाता हूँ। प्रिंट स्ट्रीम ये क्लास है और अपन चलते हैं इसके अंदर। देखो मैं जा कैसे रहा हूँ, मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ और ये कर्सर जो कर्सर है वो उसके ऊपर लेके जा रहा हूँ मैं। जैसे उसके ऊपर लेके गया और क्लिक कर दिया, जैसे ही क्लिक किया देखो हम उस क्लास के अंदर एंटर कर गए। ये क्लास पहले से ही बनी बनाई, किसने बनाया, जावा वालों ने बनाया। अब आपको इस कोड पे ध्यान नहीं देना इतना सारा, है ना, लेकिन बस ये ध्यान रखना प्रिंट स्ट्रीम नाम की एक क्लास है। अब चलो देखते हैं कि वो मेथड, जिस मेथड की मैं बात कर रहा था, जिस फंक्शन की मैं बात, वो इसके अंदर है कि नहीं। चलो लेट मी चेक। देखो कितने सारे मेथड हैं। देखो टू केयर सेट किस टाइप का बना हुआ है, स्टैटिक टाइप का बना हुआ है। मतलब अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हो तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली कर सकते हो। और चलते हैं, बहुत सारे मेथड्स होंगे, बहुत सारे मेथड हैं। थोड़ा सा और स्क्रॉल कर दूं क्योंकि बहुत लंबा है। देखो चेक एरर ये मेथड है, सेट एरर मेथड है, क्लियर एरर मेथड है, राइट मेथड है। और चलते हैं, राइट बाइट्स मेथड है, बहुत पहले से ही बने हुए हैं। फिर आप यहाँ आ जाओ थोड़ा और, देखो न्यू लाइन मेथड है जावा में। और ये सारे मेथड किसके अंदर हैं, प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर। ये देखो प्रिंट, जो मैं बात कर रहा था अभी प्रिंट की, प्रिंट ये भी मेथड है ना। अब प्रिंट एलन भी होगा फिर तो, चलो देखते हैं प्रिंट एलन है कि नहीं है, क्योंकि वो भी तो मेथड है। ये देखो प्रिंट एलन है मेथड, प्रिंट एलन, तो प्रिंट एलन भी मेथड है, ठीक है। तो प्रिंट एफ भी होगा, आप देखना एक बार ढूंढ के, प्रिंट एलन, प्रिंट एफ, सारे मेथड देखो कितने सारे मेथड्स हैं, सब पहले से ही बने बनाए हैं, लेकिन वो रखे कहाँ हैं, प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर।
ये ध्यान रखना। कोई भी आपसे पूछता है कि प्रिंट मेथड कहाँ से बिलोंग करता है, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो प्रिंट स्ट्रीम क्लास से बिलोंग करता है। प्रिंट एलन मेथड कौन से क्लास से बिलोंग करता है, तो प्रिंट स्ट्रीम क्लास से बिलोंग करता है। प्रिंट एफ मेथड किससे बिलोंग करता है, प्रिंट स्ट्रीम क्लास से बिलोंग करता है। राइट, आपको ये आंसर देना है। अब आ जाओ दूसरी चीज़ों पर। अब एक बात बताओ यार, अभी अभी जस्ट मैंने आपको एक चीज़ बताई कि ये क्लास है और क्लास के अंदर कोई भी चीज़ अगर स्टोर्ड है, कोई भी चीज़ अगर रखी हुई है, क्लास के अंदर अगर कोई भी चीज़ रखी हुई है और आप उसको एक्सेस करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आप डायरेक्टली तो एक्सेस कर नहीं सकते, क्लास के अंदर की चीज़ों को डायरेक्टली तो एक्सेस कर नहीं सकते। और ये सारी चीज़ें कहाँ रखी हुई है, इस क्लास के अंदर। राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब कहानी आती है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्योंकि जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे इस क्लास का, तब तक आप इस क्लास के अंदर की चीज़ों को एक्सेस ही नहीं कर सकते, है ना। तो आपको तो भाई ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा। तो भाई ऑब्जेक्ट कैसे बनाए, चलो देखो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका, ध्यान देना। पहले क्लास का नाम लिखते हैं जिसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मुझे किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना है। क्यों मैंने प्रिंट स्ट्रीम लिखा, क्योंकि यार इसी का तो ऑब्जेक्ट बनाना ना, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, इसीलिए मैंने लिखा प्रिंट स्ट्रीम, क्लास का नाम, उसके बाद स्पेस PS इज अ रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं उसको, है ना। ये रेफर करता है, इक्वल टू न्यू इज अ कीवर्ड। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज किया जाता है। मेनली किसका यूज किया जाता है, न्यू कीवर्ड। ये न्यू कीवर्ड ही है जो रिस्पॉन्सिबल है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए। बिना न्यू कीवर्ड के तो भाई पॉसिबल ही नहीं ऑब्जेक्ट बनना इन जावा। तो न्यू कीवर्ड तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। और फिर क्लास का नाम प्रिंट स्ट्रीम, और ये ब्रैकेट लगा दो। ये जो सिंटैक्स है दोस्त, ये हमेशा याद रखना, ये जो सिंटैक्स है आपका, ये क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। आपने ऑब्जेक्ट बनाया, आपने ऑब्जेक्ट। अब देखो इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा डायग्राम में समझाता हूँ। मैं इसी सेम चीज़ को मैं डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये पहले तो मैं वो पेस्ट कर दूँ। मैंने पेस्ट कर दिया, यही हमारा कोड था, मैंने ये पेस्ट कर दिया। मैं इसको समझा रहा हूँ आपको एज अ डायग्राम कि ये कर क्या रहा है, बैकग्राउंड में एक्चुअल में ये काम कर क्या रहा है। देखो ये है एक हमारा ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट किसने बनाया पता है, ये ऑब्जेक्ट किसने बनाया, इस न्यू कीवर्ड ने बनाया। इस न्यू कीवर्ड ने ये ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेट करना, इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब होता है आप इस पर्टिकुलर क्लास को मेमोरी एलोकेट कर रहे हो, मेमोरी प्रोवाइड कर रहे हो। क्योंकि खुद सोचो ना यार, अगर क्लास में मेमोरी नहीं होगी तो उसमें सामान नहीं रख सकते आप, है ना भाई। क्लास में मेमोरी चाहिए, रूम में अगर स्पेस नहीं होगा तो सामान कहाँ रखोगे। तो सेम चीज़ अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, मतलब आप मेमोरी प्रोवाइड कर रहे हो, किसको, इस क्लास को मेमोरी प्रोवाइड कर रहे हो, इस पर्टिकुलर क्लास को मेमोरी प्रोवाइड कर रहे हो, जिसके अंदर आप कुछ चीज़ें रख सकते हो। हम लोग क्या रखते हैं, मैथड या फिर वेरिएबल। मेनली तो हम यही दो चीज़ें रखते हैं, मैथड और वेरिएबल क्लास के अंदर। तो हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्या रखेंगे, मैथड और वेरिएबल। और ये ऑब्जेक्ट बनाता कौन है, न्यू कीवर्ड का काम है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, मेमोरी एलोकेट करना एट रन टाइम पे अगर आप मेमोरी एलोकेट करना चाहते हो, रन टाइम पे अगर आप ये मेमोरी देना चाहते हो इस क्लास को, तो भैया न्यू कीवर्ड का यूज़ करो। अगर आपने न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं किया तो मेमोरी आप एलोकेट नहीं कर सकते, मेमोरी प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। तो न्यू कीवर्ड का काम है ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, ये एज्यूम कर लो ये ऑब्जेक्ट है, ये मेमोरी है, इस क्लास का ये मेमोरी है। अब यहाँ पे एक आता है ये पीएस क्या करता है, ये जो पीएस है दिस इज कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल। पीएस क्या करता है, इस मेमोरी को पॉइंट करता है, इस मेमोरी को, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है पीएस, है ना। मतलब अगर इसके अंदर कुछ भी डेटा रखा हुआ है आपका ABCD, कोई भी डेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट, कुछ भी रखा हुआ है इसके अंदर, मान लो कुछ भी है इसके अंदर अगर आपको रखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली अंदर घुस के वो डेटा नहीं निकाल सकते। अगर आप डायरेक्टली एंटर कर गए तब तो कोई सिक्योरिटी नहीं रही, तो आप डायरेक्टली तो एंटर कर नहीं सकते यार। तो फिर कैसे इन डेटा को एक्सेस किया जाए जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर है, पीएस से बोलो, पीएस एक काम करो, ये मेरे को ये वाला डेटा चाहिए, ले ला के दो।
पीएस तुमको ये डेटा निकाल के ला के देगा। मैंने कहा था ना किसी के थ्रू जाना, किसी के थ्रू एक्सेस करना, तो आप किसके थ्रू एक्सेस करोगे? पीएस के थ्रू एक्सेस करोगे। पीएस ही है जो किसको पॉइंट कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है ना। तो वो जब इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है तो वो सारी चीज़ों को पॉइंट कर रहा है, मतलब पीएस के थ्रू आप इन सभी डेटा को एक्सेस कर सकते हो, है ना। सिक्योरिटी गार्ड, भाई अब आप किसी ऑफिस में बैठे हो और बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, तो आप डायरेक्टली अंदर घुस सकते हो क्या? नहीं। अगर आपको उस सामान लाना है उस क्लास से या उस चीज़ ऑफिस में से, तो आपको सिक्योरिटी गार्ड को बोलना पड़ेगा, सिक्योरिटी गार्ड भाई अंदर जाके मेरा ये सामान ला दो, वो आपको ला के दे देगा। इसी तरह से ये पीएस भी सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है। अगर आपको इस ऑब्जेक्ट के अंदर से डेटा निकालना है तो किसको बोलना पड़ेगा? पीएस को बोलना पड़ेगा। विदाउट पीएस आप अंदर के डेटा को नहीं निकाल सकते, है ना। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल। अच्छा, इसका नाम चेंज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सर पीएस ही लिखेंगे क्या? नहीं, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, जो लिखना है लिखो, है ना। आउट लिख दो, इन लिख दो, एनीथिंग जो आपकी मर्जी होगी आप वो लिख सकते हो यहाँ, क्योंकि ये रेफरेंस वेरिएबल है यार, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, राइट, है ना। कुछ भी, मैंने पीएस रख दिया, मेरी मर्जी, क्योंकि मैं डेवलपर हूँ। लेकिन अल्टीमेटली बैकग्राउंड में क्या होगा? बैकग्राउंड में ये चीज़ें होंगी, है ना। न्यू क्या करेगा? एक मेमोरी क्रिएट करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, एक मेमोरी क्रिएट करेगा। उस मेमोरी को कौन पॉइंट करेगा? ये मेरा रेफरेंस वेरिएबल पीएस। पीएस उसको क्या करेगा? उसको पॉइंट करता रहेगा। अब जो भी डेटा उस मेमोरी के अंदर हम रखेंगे, अगर मुझे वो डेटा चाहिए तो हम किससे बात करेंगे? किसको बोलेंगे? पीएस से बोलेंगे कि भाई मुझे वो अंदर का डेटा मुझे एक्सेस करके दो, है ना। अब कैसे एक्सेस करते हैं उसका भी तरीका है। अगर आप एक्सेस करना चाहते हो डेटा को तो उसका भी तरीका है। कैसे एक्सेस करेंगे? देखो यहाँ पे एक्सेस करके बताता हूँ मैं। जैसे मुझे एक्सेस करना है तो मैं ऐसा लिखूंगा, पीएस डॉट हम लगाते हैं, डॉट ऑपरेटर लगाते हैं एक्सेस करने के लिए। डॉट हमेशा क्यों लिखते हैं? किसी चीज़ को कॉल करने के लिए। अब आप किसको कॉल करना चाहते हो? तो डॉट और उस चीज़ का नाम, तो डॉट के बाद उस चीज़ का नाम, तो भाई मेरे को ये एक्सेस करना है, तो पीएस डॉट उस चीज़ का नाम लिख दो, तो पीएस क्या करेगा? वो चीज़ ला के तुमको दे देगा। तो भाई ये क्या है? पीएस क्या है? पीएस इज ए रेफरेंस वेरिएबल ओनली। होप सो ये कोड आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका हुआ, है ना। अच्छा एक बात बताओ, और हम ऑब्जेक्ट बना क्यों रहे हैं? हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं बिकॉज मुझे प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर ये जो 3 मेथड हैं उसको मुझे एक्सेस करना है, तो ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा। ये तीनों मेथड मैंने कहाँ डाल दिया? अब जैसे ही मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ध्यान देना, जैसे ही मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ही मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, वो तीनों मेथड पता है कहाँ आ जाएंगे? ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे इस मेमोरी के अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है इस सर्कल के अंदर ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा? मैं अभी यहाँ पे तीनों मेथड इसके अंदर रख देता हूँ। तीनों मेथड इसके अंदर, आप एज्यूम कर लेना ये तीनों मेथड जो है किसके अंदर हैं? ये इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है। अब मैंने बोला चलो मुझे एक मेथड एक्सेस करके दिखाओ, मुझे एक मेथड एक्सेस करके दिखाओ। कौन सा मेथड? चलो मेरे को प्रिंट एलन मेथड एक्सेस करके दिखाओ। तो कैसे लिखेंगे कोड? तो कोड में लिखेंगे पीएस डॉट, किसको एक्सेस करना है? प्रिंट एलन, ऐसे लिख देंगे ये, दैट्स इट। इतना, ये जैसे ही लिखोगे आपका ये प्रिंट एलन मेथड कॉल हो जाएगा, है ना। तो पीएस के थ्रू हमने क्या किया है? मेथड को एक्सेस किया है ना। तो मेथड को एक्सेस करने के लिए हमने किसका सहारा लिया? पीएस का सहारा लिया। पीएस क्या है? रेफरेंस वेरिएबल है। न्यू क्या है? न्यू इज अ कीवर्ड। न्यू कीवर्ड क्या करता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ? मेमोरी एलोकेट करना एट रन टाइम। रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज किया जाता है, ओके, है ना। चलो अब मैं वापस से बैक चलता हूँ। ओके चलो, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ज़रा ध्यान देना ना। ये हो गया। मैंने क्या बोला था? मुझे क्या करना है? एक मेथड एक्सेस करना है, एक मेथड एक्सेस करना है, और उस मेथड का नाम क्या है? प्रिंट एलन मेथड मुझे एक्सेस करना है। अब मैंने क्या बोला कि मुझे प्रिंट एलन मेथड यूज़ करना है, प्रिंट एलन मेथड यूज़ करना है। तो कैसे करें प्रिंट एलन मेथड हम यूज़? तो प्रिंट एलन मेथड यूज़ करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। किस चीज़ का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? है ना, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बट आपको पता है एक बात, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि प्रिंट स्ट्रीम क्लास जो है वो ऑलरेडी स्टैटिक है,
इसीलिए हमें प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर की चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। अब कैसे, देखो मैं तुमको दिखाता हूँ। एक क्लास है सिस्टम, एक क्लास है सिस्टम, ये सिस्टम एक क्लास है, सिस्टम भी एक क्लास है। चलो सिस्टम क्लास के अंदर चलते हैं, गए। अब जैसे सिस्टम क्लास के अंदर घुसे, देखो यहाँ पे एक होगा प्रिंट स्ट्रीम, देखो ये है प्रिंट स्ट्रीम, अगर आपको दिख रहा होगा, ये देखो प्रिंट स्ट्रीम क्लास है। और देखो प्रिंट स्ट्रीम क्लास को किस टाइप का बनाया है, स्टैटिक। इसका मतलब क्या हुआ यार, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का जो है ये क्या बनाया है, स्टैटिक, मतलब ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, न्यू कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। और देखो इसका रेफरेंस वेरिएबल भी दिया हुआ है, आउट। आउट क्या है, इट्स अ रेफरेंस वेरिएबल। किसका रेफरेंस वेरिएबल है, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है आउट, है ना। तो देखो मैं कैसे लिखता हूँ सिंटैक्स, सिस्टम डॉट आउट डॉट, देखो ये सारे मेथड एक्सेस कर पा रहा हूँ मैं, प्रिंट एल एन, प्रिंट एफ, सारे मेथड एक्सेस कर पा रहा हूँ उसके अंदर के, राइट। प्रिंट एल एन मैंने एक्सेस कर लिया। तो ये आउट क्या है, आउट इज अ रेफरेंस वेरिएबल ना। किसका रेफरेंस वेरिएबल है ये, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है। और सिस्टम क्या है, सिस्टम एक क्लास है, उसके अंदर सिस्टम एक मेन क्लास है, उसके अंदर प्रिंट स्ट्रीम क्लास है जिसको मैंने एक्सेस किया आउट के थ्रू। आउट इज अ रेफरेंस वेरिएबल, आउट किसको पॉइंट कर रहा है, प्रिंट स्ट्रीम क्लास को पॉइंट कर रहा है, और उसके अंदर एक मेथड है प्रिंट एल। अब इसके अंदर मैं एक लिख देता हूं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, मैंने लिख दिया, दैट्स इट। अब मैं इसको रन कर रहा हूं, आ गया हेलो वर्ल्ड, आउटपुट में आ गया हेलो वर्ल्ड, राइट। तो देखो ये जो छोटा सा कोड है, लेकिन इस कोड का हर एक का एक मीनिंग है, हर एक चीज़ का एक मीनिंग है ना, ये हमेशा ध्यान रखना, ओके। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे देखो सिस्टम एक मेन क्लास है, सिस्टम एक मेन क्लास है, सिस्टम क्लास के अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं। देखो आप सिस्टम क्लास के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, देखो इनपुट स्ट्रीम क्लास है, फिर आपका प्रिंट स्ट्रीम क्लास है, राइट। ये सब रेफरेंस वेरिएबल्स हैं, इसके सारे रेफरेंस वेरिएबल हैं इसके। देखो ये सब स्टैटिक बना के रखा है इन लोगों ने, जावा वालों ने सबको स्टैटिक बना के रखा हुआ है। तो फिर आउट क्या है, आउट इज़ अ रेफरेंस वेरिएबल, किसका, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। और उसके थ्रू मैंने किसको एक्सेस कर लिया, प्रिंट एल एन मैथड को एक्सेस कर लिया। हम प्रिंट को भी एक्सेस कर सकते हैं, देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हम प्रिंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे बाय, तो देखो मैंने प्रिंट एल एन मैथड को भी एक्सेस किया, प्रिंट मैथड को भी एक्सेस कर लिया। अब मैं एक और मैथड एक्सेस कर सकता हूँ, प्रिंट एफ, इसको भी एक्सेस कर लिया मैंने। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि मैं किसी भी मेथड को एक्सेस कर सकता हूं इस रेफरेंस वेरिएबल से, इस रेफरेंस वेरिएबल से मैं किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो होप सो ये लाइन क्यों लिखा जाता है क्लियर हुआ होगा, है ना, कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम इज़ अ मेन क्लास जिसके अंदर हमारी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, उसका हमने रेफरेंस वेरिएबल यूज़ किया आउट, जिस क्लास को हमें कॉल करना था, और उसके थ्रू हमने क्या किया, प्रिंट एल एन मैथड को कॉल कर दिया, ओके। तो ये हमारा बेसिक सिंटैक्स आज कंप्लीट हो जाता है, राइट। अब हम स्टार्ट करेंगे जावा का पहला टॉपिक जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल, व्हाट इज़ वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है। देखो कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ते हो, कोई सा भी लैंग्वेज पढ़ो, सी पढ़ो, C++ पढ़ो, जावा पढ़ो, पाइथन पढ़ो, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप वेरिएबल नहीं बनाओगे, तब तक आप, जब तक आप वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, तब तक आप कोड नहीं लिख सकते, प्रोग्राम नहीं लिख सकते, पॉसिबल नहीं है। तो चलो व्हाट इज़ वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, सभी को पता है यार, वेरिएबल एक हम स्टोर करने के लिए करते हैं यूज़, है ना। कोई भी डेटा अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो मुझे एक इंटीजर वैल्यू 23 सेव करनी है मेमोरी में, तो कैसे करेंगे, तो मैंने क्या लिखा, इंट वेरिएबल का नाम num1 और इसमें स्टोर कर दिया 23, राइट। तो ये क्या हो गया, ये एक वेरिएबल है जो किस टाइप का है, ये एक वेरिएबल है जो किस टाइप का है, जो इंटीजर टाइप का है। क्योंकि यहाँ देखो क्या लिखा है, इंट, इंट का मतलब ये इंटीजर टाइप का है, मतलब ये वेरिएबल केवल और केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू ही स्टोर करेगा, है ना। तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल, ठीक। अगर मैं एक वेरिएबल ऐसा बनाऊँ,
जो कि फ्लोट वैल्यू स्टोर करनी चाहिए, फ्लोट। तो मैंने लिखा फ्लोट num2 इक्वल टू 23.45 f। अच्छा, यहाँ पे f लिखना कंपलसरी है, क्योंकि जावा में फ्लोट अगर आप दिखाना चाहते हो कि ये फ्लोट नंबर है तो उसके आगे f लिखना कंपलसरी है, फ्लोट लिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो ये क्या हुआ, num1 num2 ये सब क्या हुआ, वेरिएबल हुआ में, है ना, ये सब क्या हुआ, वेरिएबल, इसको वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। और वेरिएबल क्यों यूज़ किया जाता है, डेटा को स्टोर करने के लिए, है ना। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे मुझे मान लो सपोज़ मैंने कहा कि चलो एक काम करो, एक मोबाइल नंबर स्टोर कराओ, तो तुम लोग क्या करोगे, इंट x इक्वल टू, मान लो ये मोबाइल नंबर है मेरा, ठीक, x इक्वल टू ये मोबाइल नंबर हो गया। फिर मैंने बोला चलो एक काम करो, आप अपना पिन कोड स्टोर कराओ, पिन कोड इंट y इक्वल टू 4532, ये मेरा पिन कोड। फिर मैं चलो अपना नाम स्टोर कराओ, तो नाम के लिए नाम क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, नाम क्या होता है, स्ट्रिंग। तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग z इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग लिखा जाता है, नाम राज। अब आप देखो यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल, y क्या है, वेरिएबल, z क्या है, वेरिएबल। आपने x में क्या स्टोर किया है, मोबाइल नंबर। आपने y में क्या स्टोर किया है, पिन कोड। आपने z में क्या स्टोर किया है, राज, ठीक है। अब आपने जो वेरिएबल का नाम दिया है वो क्या दिया है, XYZ। अब सपोज आपको तो पता है कि x में क्या स्टोर है, मैं आपसे पूछूंगा चलो बताओ x में क्या स्टोर है, आप तुरंत बोल दोगे सर मोबाइल नंबर। y में क्या स्टोर है, सर पिन कोड। z में क्या स्टोर है, सर नाम। लेकिन मान लो कि जो बच्चे अभी इस क्लास में नहीं हैं, जो मेरा वीडियो नहीं देख रहे, वो दूसरी क्लास में कभी भी आएंगे, मैं उनके सामने एक कोड रख दूंगा, बोलूँगा चलो बताओ बेटा x में क्या है, क्या वो बता पाएंगे कि इसके अंदर मोबाइल नंबर रखा हुआ है, क्या वो बता पाएंगे कि इस y के अंदर पिन कोड रखा हुआ है, नहीं बता सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता, क्योंकि आपने जो नेम है इस वेरिएबल का वो बहुत गलत यूज़ किया है, आपने ना सेंस लेस नेम यूज़ किया है। हमेशा सेंसफुल नेम यूज़ करना चाहिए कि कुछ मीनिंग तो निकले यार। अगर मैं इसी की जगह लिख दूँ मोबाइल अंडरस्कोर नंबर, अंडरस्कोर नंबर, अब बताओ, अब कोई भी आ जाए उसको पता रहेगा कि ये वेरिएबल है मोबाइल अंडरस्कोर नंबर नाम का, जिसके अंदर मोबाइल नंबर ही स्टोर होगा यार। भाई पिन कोड, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ y की जगह पिन अंडरस्कोर कोड। अंडरस्कोर मैं क्यों लगा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ स्पेस। आप स्पेस नहीं दे सकते, दो वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं हो सकता, है ना। ऐसा नहीं कि पिन स्पेस कोड, नहीं, ये वेरिएबल नहीं हुआ, फिर गलत हो जाएगा। इसीलिए हम इसके बीच में स्पेसिंग करने के लिए थोड़ा अच्छा दिखे पिन अंडरस्कोर कोड लिख देते हैं। डैश भी नहीं लिख सकते, डैश लिखोगे तो एरर आ जाएगा। अंडरस्कोर, है ना, देखो मोबाइल अंडरस्कोर नंबर, मैं अगर एक साथ लिखूंगा तो कितना थोड़ा सा लंबा टेक्स्ट है, अजीब सा लग रहा है, और अंडरस्कोर लिख दूंगा तो थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है। तो मोबाइल नंबर, पिन कोड। अब बताओ जेड में क्या लिखूँ, नेम, नेम इक्वल टू। अब बताओ, कोई भी पढ़ सकता है कोड आपका, कोई भी इजीली समझ जाएगा, अच्छा ये एक वेरिएबल है मोबाइल नंबर नाम का जिसमें मोबाइल नंबर स्टोर किया गया होगा, एक पिन कोड है जिसमें पिन कोड स्टोर किया गया होगा, नेम है जिसमें नेम स्टोर किया गया होगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ हमेशा वेरिएबल का नाम जो है मतलब कुछ ऐसा रखो जिससे सेंस निकले, कुछ मीनिंग निकले, आपका कोड का रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। कि अगर आप एक डेवलपर हो, कल को आपने कोड, आप कंपनी छोड़ के चले गए, आपका कोड कोई दूसरा तो करेगा ना, कोई दूसरा बंदा तो उस पर काम करेगा ना, राइट। तो भाई उसको भी तो पता होना चाहिए कि ना कि आपने इसमें क्या रखा है। अगर आपने एक्स रख दिया तो यार वो बंदा क्या सोचेगा कि इसमें क्या रखा हुआ है, वो तो पढ़ ही नहीं पाएगा ना आपके कोड को, तो डेवलपमेंट में थोड़ा सा दिक्कत होगी। इसीलिए कहते हैं कि जब भी वेरिएबल का नाम रखें कुछ मीनिंग निकलना चाहिए उस नाम का। और बच्चे क्या करते हैं, एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी ये लेते हैं वेरिएबल का नाम, एक्स वाई जेड ए बी सी। बहुत गलत तरीका है, बहुत गलत तरीका है। एक्स वाई जेड और ए बी सी यूज़ नहीं करना चाहिए कभी भी। याद रखना, जब हम डेवलपर बनते हैं, जब हम एक्सपीरियंस डेवलपर बनते हैं, जब हम कंपनी में जाते हैं, तो कभी अगर नाम आपने इस तरह का रख लिया एक्स वाई जेड और ए बी सी, तो बहुत ही बेकार कोडर कहलाओगे। इसीलिए मीनिंग अच्छा नाम होना चाहिए, राइट। जैसे मैंने रखा है मोबाइल अंडरस्कोर नंबर, जो स्टोर करा रहे हो वो बताओ कि भाई ये है। अब जैसे आपको बोला गया भाई एड्रेस स्टोर कराओ, तो आप क्या लिखोगे, स्ट्रिंग एड्रेस या होम
अंडरस्कोर एड्रेस इक्वल टू, है ना, आप यहाँ पे जो भी एड्रेस है आपका वो यहाँ पे डाल दोगे, तो किसी को भी पता चल जाएगा यार ये एड्रेस है, मतलब इसके अंदर ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या स्टोर्ड रखा है, एड्रेस स्टोर्ड है। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। अब याद रखना, पूरी हैबिट बना लो आज से कि वेरिएबल का नाम कभी भी एक्स वाई जेड और ए बी सी नहीं लिखोगे, कभी भी नहीं। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, तो ये था वेरिएबल दोस्तों। तो होप सो आपको वेरिएबल क्लियर होगा, और अगर वेरिएबल में कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। ओके, है ना? चलो, तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। ये हो गया हमारा वेरिएबल, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं डेटा टाइप की तरफ। डेटा टाइप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा आपने डेटा टाइप के बारे में। हमारे पास बेसिकली दो डेटा टाइप होते हैं अगर देखा जाए तो। एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, है ना, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या होता, क्या है ये डेटा टाइप होता क्या है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव होता क्या है? बहुत ही सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ। प्रिमिटिव का मतलब हुआ ऐसा डेटा टाइप जिसकी साइज फिक्स होती है, फिक्स डेटा टाइप, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्रिमिटिव की बात करें तो अगर तुम्हें 23 स्टोर करना है तो कहाँ करोगे? तो आधे से ज़्यादा बच्चे बोलते हैं सर 23 अगर स्टोर करना है तो इंटीजर वैल्यू ले लो, इंटीजर ले लो। नहीं, इंटीजर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या हम बाइट एक डेटा टाइप होता है, बाइट में भी हम 23 स्टोर कर सकते हैं। देखो 23 स्टोर कर लिया मैंने बाइट में, इंटीजर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बाइट में कितने नंबर ऑफ डिजिट हमें स्टोर कर सकते हैं ये देखा जाए। देखो सिर्फ और सिर्फ दो। देखो अगर मैंने बाइट डेटा टाइप में अगर मैंने 3 डिजिट की नंबर लेने की कोशिश करी तो क्या हुआ, एरर आने लग गया ना। तो इसके अंदर मतलब फिक्स है, साइज इसकी फिक्स है, मतलब इसके अंदर केवल और केवल बाइट में 2 ही डिजिट का डेटा स्टोर किया जा सकता है, इससे ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप करने की कोशिश करोगे तो एरर आने लगेगा। इसीलिए जावा ने फिर क्या बनाया, 2 से ज़्यादा अगर डेटा स्टोर करना है तो शॉर्ट। मैं दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ num2, इसमें देखते हैं शॉर्ट में कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है, मतलब कितना डिजिट स्टोर किया जा सकता है। चलो 3 4 5 6 7, देखो एरर दे रहा है, मतलब हमने कितना डिजिट डाला है 5, तो वो ले नहीं रहा। चलो देखते हैं 4 मतलब ये भी फिक्स है कि ये शॉर्ट क्या बोल रहा है कि भाई मैं 4 डिजिट का ही डेटा स्टोर कर सकता हूँ, 4 से ज़्यादा डिजिट का डेटा मैं स्टोर नहीं कर सकता। तो बाइट को क्या बोलोगे, बाइट को प्रिमिटिव बोलोगे, है ना। बाइट को क्या बोलोगे, प्रिमिटिव टाइप का है। और शॉर्ट को भी क्या बोलोगे, भाई ये भी तो प्रिमिटिव टाइप का है। क्यों? क्योंकि ये साइज में फिक्स है। भाई इसमें भी तो आप 2 से ज़्यादा नहीं डाल सकते ना, इसमें आप 4 से ज़्यादा नहीं डाल सकते। तो बाइट और शॉर्ट दोनों क्या है, फिक्स्ड हैं। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव डेटा टाइप। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर 4 से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करना हो तो, अगर आप 4 से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करना चाहते हो तो हम यूज़ करते हैं इंटीजर वैल्यू। अब हम आते हैं इंटीजर पे। अब हम यहाँ पे चलो स्टोर करते हैं, देखते हैं कितना डिजिट हम इसमें स्टोर कर सकते हैं इंटीजर में। चलो करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 किया। 10 जैसे ही किया देखो एरर आने लगा, 10 जैसे ही किया वो देखो एरर आ रहा है ना। मतलब ये हुआ कि इंटीजर में आप 10 डिजिट स्टोर नहीं कर सकते। तो कितना करें, देखो 9, केवल 9 डिजिट स्टोर कर सकते हो आप इंटीजर वैल्यू में, इंट में 9 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये भी क्या हुआ, प्रिमिटिव हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हुआ प्रिमिटिव? क्योंकि यार ये भी तो साइज में फिक्स है, तो इसको आप क्या बोलोगे, प्रिमिटिव ही तो बोलोगे, है कि नहीं। तो दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप। बाइट भी प्रिमिटिव है, शॉर्ट भी प्रिमिटिव है, इंट भी प्रिमिटिव है। और प्रिमिटिव क्या कहलाता है, ऐसा डेटा टाइप जिसकी साइज फिक्स्ड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। चलो और देखते हैं, बाइट इंट शॉर्ट। शॉर्ट इंटीजर में कितना कैरेक्टर बोल रहा हूँ, डिजिट 9, शॉर्ट में कितना 4, बाइट में कितना 2। अब मुझे अगर 9 से ज़्यादा डेटा स्टोर करना हो तो, जैसे मोबाइल नंबर, यार मोबाइल नंबर तो लॉन्ग में क्या बोलते हैं, मोबाइल नंबर तो 10 डिजिट का होता है ना। तो 10 डिजिट का डेटा अगर उससे ज़्यादा का डेटा स्टोर करना हो तो लॉन्ग यूज़ करो, लॉन्ग num4 इक्वल टू।
अब इसमें 9 से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हो, लेकिन कितना ये भी तो देखना है। करो, करते हैं। 9479850503 ये, और 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मैंने, और इसके आगे एल लगाना कंपलसरी है ना, एल, एल फॉर लॉन्ग, एल फॉर लॉन्ग होता है, एल फॉर लॉन्ग, इसके आगे एल लगा देना। अब देखो क्या बोल रहा है, ये रेंज से बाहर चला गया, मतलब इतना डेटा तो स्टोर नहीं कर सकते। इसको एक कम करते हैं, देखो हो गया। देखो टोटल काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 16 एंड 18 एंड 19, 18, आई थिंक 19 होना चाहिए, मैंने कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ओके 18 कैरेक्टर हम इसमें स्टोर कर पा रहे हैं। 18 डिजिट है ना, 19 डिजिट और 18 डिजिट के बीच में, क्योंकि यहाँ पे 9 से स्टार्ट हो रहा था इसीलिए, है ना। तो 19 डिजिट और 18 डिजिट इसके अंदर स्टोर कर सकते हो आप, है ना, 18 और 19 के बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब हम कौन सा यूज़ करेंगे, लॉन्ग यूज़ करेंगे। लेकिन ये भी तो फिक्स है ना भाई, 19 मैक्स 19 है ना, मैक्सिमम 19 डिजिट स्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर 20 से ज़्यादा करना हो तो फिर ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं बना दोस्त अभी तक प्रोग्रामिंग में, क्योंकि इससे ज़्यादा डेटा कोई यूज़ कर ही नहीं सकता ना। आप खुद देखो, बहुत है। तो बाइट बना, शॉर्ट बना, इंट बना, लॉन्ग बना। ये किसके लिए बना, ये बना इंटीजर वैल्यू के लिए, मतलब कोई डिजिट स्टोर करना होता है तो हम इन चारों का यूज़ करते हैं डिजिट्स के लिए केवल। तो बाइट केवल 2 डिजिट लेगा, शॉर्ट आपका 4 लेगा, इंट आपका 9 लेगा, लॉन्ग आपका 18 और 19 में से कुछ भी ले सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो और इस पूरे को क्या बोलेंगे पता है, इस पूरे को बोलेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्यों बोला प्रिमिटिव डेटा टाइप, अगेन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्यों बोला मैंने, बिकॉज हमें पता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप होता है जिसकी साइज फिक्स्ड होती है, जिसकी साइज फिक्स्ड होती है उसको हम प्रिमिटिव बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव की। अच्छा एक और नहीं, अभी और भी हैं। बूलियन, ये एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, वेरिएबल का नाम देता हूँ स्टेटस इक्वल टू। बूलियन में क्या स्टोर किया जा सकता है, केवल 2 ही वैल्यू, या तो ट्रू, या तो आप ट्रू स्टोर कर सकते हो, या तो आप फॉल्स, ट्री नहीं ट्रू, ओह सॉरी स्मॉल लेटर ट्रू। आपने क्या किया इसमें, स्टोर किया ट्रू या तो फॉल्स, बस दैट्स इट। इसके अलावा आप इसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते। तो ये भी क्या कहलाएगा भाई, ये भी तो प्रिमिटिव कहलाएगा ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप, क्योंकि ये भी साइज में फिक्स्ड है भाई, या ट्रू या फॉल्स ही स्टोर करता है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टर की। कैर डेटा इक्वल टू, कितने कैरेक्टर्स में स्टोर कर सकते हो। कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट में स्टोर होता है, कितने, ए स्टोर कर दिया। क्या इसके अंदर आप बी भी स्टोर कर सकते हो एक साथ, नहीं कर सकते, है ना। तो ये भी क्या कहलाएगा, प्रिमिटिव। ये भी तो साइज में फिक्स है ना, क्योंकि एक टाइम पे केवल आप एक ही कैरेक्टर स्टोर कर पा रहे हो इसके अंदर, एक से ज़्यादा कैरेक्टर इसके अंदर आप स्टोर नहीं कर पा रहे हो। तो इसको क्या बोलोगे आप, प्रिमिटिव डेटा टाइप, है ना। क्यों, क्योंकि साइज में फिक्स्ड है। नाउ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, बूलियन हो गया, कैर हो गया, राइट, ये सारी चीज़ें। तो ये सारों को आप क्या बोलोगे, प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हो, ठीक है। अब अगर मैंने कहा स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, भाई कितना भी बड़ा नाम डाल दो आप, कितना भी बड़ा नाम आप डाल दो, कितना भी बड़ा नाम डाल दो आप, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप कितने भी कैरेक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर बना सकते हो इसके अंदर। तो इसीलिए स्ट्रिंग को नॉन प्रिमिटिव कहा जाता है। नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है ऐसा डेटा टाइप जिसकी साइज फिक्स्ड नहीं हो। अनलिमिटेड डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, अनलिमिटेड डेटा, कोई लिमिट नहीं है, राइट। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग को नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा एरे, ये जो एरे है ये भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। और लिंक लिस्ट, हैश मैप, ट्री, ग्राफ, ये सब क्या हैं,
ये सब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर जब आप पढ़ोगे आगे डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब नॉन प्रिमिटिव है। मतलब अनलिमिटेड वैल्यूज़ के अंदर आप स्टोर कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो होप सो आपको ये दो चीज़ समझ में आई होंगी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, जिसकी साइज़ फिक्स्ड होती है, और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, जिसकी साइज़ फिक्स्ड नहीं होती है ना। जैसे एग्जाम्पल में स्ट्रिंग और एरे। हम बेसिकली जावा में इन दो पे ज़्यादा फोकस करते हैं, स्ट्रिंग और एरे पे। नॉन प्रिमिटिव में स्ट्रिंग और एरे पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बाकी ये सारे डेटा टाइप तो आपको सी और C++ में भी मिल जाता है ना। लेकिन जावा ने सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे रखा हुआ है, क्योंकि हम बहुत सारा डेटा स्टोर करना चाहते हैं। तो हम भी मतलब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अगर आप जावा पढ़ना चाहते हो अच्छे से, तो यार स्ट्रिंग और एरे के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आपका ये पूरा इंटरव्यू क्रैक करवा देगा। क्योंकि इससे इतने क्वेश्चंस आते हैं राइट, कि आप कोई ना कोई कंपनी क्रैक कर लोगे 100%, अगर आप अच्छे से स्ट्रिंग और एरे के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिए तो। और मेरा भी फोकस ज़्यादातर इसी पे रहता है, स्ट्रिंग और एरे पे रहता है। ठीक है, तो दो टाइप के डेटा टाइप हो गए, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में कौन कौन आया, ये सारे प्रिमिटिव में आए। नॉन प्रिमिटिव में कौन आया, स्ट्रिंग, एरे और पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर उठा लो, वो पूरा पूरा क्या है, नॉन प्रिमिटिव है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा राइट। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक अभी तक किसी को? ओके, तो अब हम क्या करते हैं, ये हो गया प्रिमिटिव, ये हो गया नॉन प्रिमिटिव। अब हमने डेटा टाइप, हम अभी क्या पढ़ रहे थे, डेटा टाइप, डेटा टाइप है ना। ये मेरा दूसरा, पहला क्या था हमारा, पहला टॉपिक था वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, और दूसरा क्या था, डेटा टाइप क्या था, डेटा टाइप क्या होता है। तीसरा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होता है, व्हाट इज़ ऑपरेटर्स, है ना। तो जावा में कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में कुछ। तो यार ऑपरेटर क्या होता है, व्हाट इज़ ऑपरेटर। कैलकुलेशंस के लिए बेसिकली ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है। जैसे अरथमेटिक, अरथमेटिक ऑपरेटर, पहला फर्स्ट जो है वो क्या है, अरथमेटिक ऑपरेटर। अरथमेटिक, अरथमेटिक में आपको पता ही है कौन कौन सा आता है, प्लस, माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीज़न, फिर मॉडुलस। ये बेसिकली जो पांच आपके सामने हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अरथमेटिक ऑपरेटर। चलो इस पर कुछ काम करके देखते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। हम एक काम करते हैं, दो नंबर को ऐड करते हैं। कैसे करेंगे, इंट num1 इक्वल टू, मान लो मैंने ले लिया, मैंने कुछ ये नंबर ले लिया, मैंने बोला चलो इसको ऐड करना, इस नंबर को ऐड करो दूसरे नंबर के साथ, दूसरे नंबर के साथ ऐड करो। ये दो नंबर ले लिया, मेरे को दोनों को ऐड करना है, तो कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, प्लस। और अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना हो तो माइनस, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो तो ये वाला स्टार वाला, है ना। और अगर मुझे डिवाइड करना हो तो ये वाला। ठीक है, अब बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इन्हीं दो में होता है। अब ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे। तो चलो एक काम करते हैं यार, पहले तो अपन क्या करते हैं, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लेते हैं, जिसमें हमने क्या लिखा, num1 प्लस num2। मतलब हमने क्या किया, दोनों वेरिएबल को, दोनों वेरिएबल के अंदर के डेटा को प्लस किया, और उसको स्टोर कहाँ कर दिया, उसके रिजल्ट को कहाँ स्टोर किया, रिजल्ट में, नाम के यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। और चलो इसको प्रिंट करा देते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए हमको पता है क्या यूज़ किया जाता है, system.out.println, और इसके अंदर पास कर देता हूँ मैं रिजल्ट। ठीक, रन करके देखते हैं, देखो आंसर आ गया, है ना। ये हेलो वर्ल्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी हम प्रिंट करा रहे हैं, और फिर यहाँ पे हमने रिजल्ट प्रिंट करा है। एक काम करता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड को, और अब सिर्फ ये 4 लाइन का कोड है, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखो ये एडिशन हो गया, इसका दोनों का एडिशन हो गया। मैं सब्ट्रैक्शन करना चाहता हूँ, थोड़ा नंबर मैंने बहुत बड़ा ले लिया है, तो मैं चेंज कर लेता हूँ, अब सही है। देखो 60 आ गया, मतलब प्लस हो रहा है। अब मैं माइनस करना चाहता हूँ, तो माइनस ऑपरेटर यूज़ करूँगा। तो यहाँ देखो आप, माइनस भी हो गया 52। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो
यहाँ मैं रन करूँगा, ये मल्टीप्लाई हो गया। फिर अब मैं डिवाइड करता हूँ, सपोज़ मैंने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने से मुझे क्या मिलेगा, देखते हैं डिवाइड करने से मुझे क्या मिलता है। 14 मिला, मतलब इसको जब मैंने डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला कोशेंट। कोशेंट अगर आप डिवाइड करते हो तो कोशेंट और रिमाइंडर होता है ना, दो चीज़ें। तो डिवाइड ये वाला जो ऑपरेटर है हमेशा आपको क्या देता है, ये हमेशा आपको कोशेंट देता है, और ये हमेशा आपको रिमाइंडर देता है। अगर देखो यहाँ पे मैंने, तो ये रिमाइंडर देगा आपको, आउटपुट में देखना रिमाइंडर, ये देखो 0, क्योंकि 4 को आप डिवाइड करोगे 56 से तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, है ना, इसीलिए इसने 0 दिया, रिमाइंडर 0 दिया। ओके, तो ये इसको बोलते हैं हम अरिथमेटिक ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर। चलो अब आप एक काम करो, मुझे एक नंबर है 45 एंड 8, इन दोनों नंबर को जल्दी से सब्ट्रैक्ट करके प्रोग्राम करके दिखाओ, मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम करके दिखाओ, एडिशन का प्रोग्राम करके दिखाओ, डिवीज़न का प्रोग्राम करके दिखाओ, और मॉडुलस का प्रोग्राम करके दिखाओ जल्दी से। अब हम क्या करते हैं, नाउ नेक्स्ट, ये था अरिथमेटिक ऑपरेटर, हमने किसकी बात करी, अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करी। नाउ अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक के बाद बेसिकली एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है हम उसकी बात करते हैं। असाइनमेंट में कौन कौन सा आता है, जैसे आपका असाइनमेंट में आता है इक्वल, है ना, ये ऑपरेटर आता है, और फिर आता है प्लस, प्लस इक्वल, फिर आता है आपका माइनस इक्वल, फिर आता है आपका मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, मॉडुलस इक्वल। ये सारे जो हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, असाइन करने के लिए बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस पे हम काम करते हैं। ठीक है, तो कैसे काम करेंगे, चलो देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर पे कैसे काम किया जाता है। तो बेसिकली अभी अभी आपने देखा इक्वल ऑपरेटर, और इक्वल ऑपरेटर का काम क्या है, तो देखो ये सिंपल, इंट num1 इक्वल, ये इक्वल लगा दिया मतलब 20, ये 20 को मैंने असाइन किया किसमें, num1 में, तो इक्वल ऑपरेटर का यूज़ यहाँ किया जाता है। अब मान लो मैंने कहा चलो एक काम करो, 20 में 5 को ऐड कर दो, 20 में 5 ऐड कर दो, तो अगर आप 20 में अगर आप 5 ऐड करोगे, है ना, कैसे करोगे, तो आप एक काम करोगे कि एक और वेरिएबल लिया 5, और इन दोनों को क्या करोगे आप, सम करने की कोशिश करोगे, तो एक नया वेरिएबल लोगे रिजल्ट, और उसमें स्टोर कर दोगे num1 प्लस num2। अब आप यहाँ देखो, आपने यहाँ पे कितने वेरिएबल्स यूज़ किए, एक ऑपरेशन को करने के लिए मैंने क्या कहा, 20 में 5 ऐड कर दो, 20 में 5 ऐड कर दो, तो आपने क्या किया, एक नया वेरिएबल बनाया जिसमें 5 स्टोर किया, फिर एक और नया वेरिएबल बनाया जिसमें आपने इन दोनों का रिजल्ट स्टोर किया, तो टोटल कितने वेरिएबल, 1 2 एंड 3 वेरिएबल्स। तो जितने ज़्यादा वेरिएबल्स बनाओगे ना उतना ज़्यादा मेमोरी लेगा ये, तो कम से कम वेरिएबल बनाना चाहिए। तो वो कैसे होगा, इन ऑपरेटर को यूज़ करके। देखो यही प्रोग्राम, ये सेम प्रोग्राम मैं अगर इस ऑपरेटर को यूज़ करके बनाऊं तो कैसे बनेगा, इंट num1 इक्वल टू 20, num1 प्लस इक्वल 5, दैट्स इट। अब प्रिंट करा दो num1 को, क्या हुआ, सेम प्रोग्राम है लेकिन इसमें कितने वेरिएबल यूज़ किए गए हैं, ओनली 1 वेरिएबल, और ऊपर वाले प्रोग्राम में कितने वेरिएबल यूज़ किए गए, 3 वेरिएबल्स। तो कम मेमोरी कौन लेगा, ये वाला या ये वाला, ऑब्वियस सी बात है ये वाला कम मेमोरी लेगा, ये वाला ज़्यादा मेमोरी लेगा, है ना, तो इसीलिए प्लस इक्वल मेथड का यूज़ किया जाता है ना। अगर आपको सेम वेरिएबल को रीयूज़ करना होता है तो हम प्लस इक्वल ऑपरेटर, माइनस इक्वल ऑपरेटर, मल्टीप्लाई इक्वल ऑपरेटर, डिवाइड इक्वल ऑपरेटर और मॉडुलस इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, है ना। ठीक है, देखो माइनस इक्वल करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अगर मैं आउटपुट में देखूँ तो यहाँ देखो माइनस करूँगा तो माइनस देखो 15 हो गया। अगर यहाँ पे प्लस इक्वल करूँगा तो प्लस इक्वल हो जाएगा, फिर 25 हो गया, ऐड हो गया। यहाँ पे मैं
मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई हो गया, फिर मैं यहाँ डिवाइड करूँगा तो क्या देगा मैं कोशेंट 4, और अगर मैं मॉडुलस करूँगा तो क्या देगा मुझे रिमाइंडर, रन किया 0, राइट, है ना। तो इन ऑपरेटर्स का यूज़ इसलिए किया जाता है। होप सो क्लियर होगा, और अगर नहीं क्लियर है तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके, नाउ थर्ड ऑपरेटर आपका है लॉजिकल ऑपरेटर, या लॉजिकल नहीं, हम कंपैरिजन ऑपरेटर पहले पढ़ते हैं। कंपैरिजन मतलब कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कौन कौन से होते हैं? लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन इक्वल होता है, ग्रेटर देन इक्वल होता है ना, कंपैरिजन के लिए ना, और इक्वल होता है। ये सारे ऑपरेटर जो हैं कंपैरिजन के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं, कंपेयर करने के लिए, मतलब एक चीज़ को दूसरे चीज़ से अगर कंपेयर करना होता है तो हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। अब कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 वेरिएबल ले लेता हूँ। कंपैरिजन तो 2 चीज़ों के बीच में होगा ना, कंपैरिजन हमेशा 2 चीज़ों के बीच में होता है, ठीक है। तो आपको 2 वेरिएबल तो लेने पड़ेंगे, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। तो हम कैसे लेते हैं? इंट num1 नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसकी वैल्यू है सपोज 10, और दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं num2 नाम का जिसके अंदर वैल्यू है 5। अब मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपैरिजन में क्या, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन इक्वल है, बराबर कौन है, ये कंपैरिजन होता है। तो सपोज, अच्छा एक और चीज़ याद रखना, ये जो ऑपरेटर है ना, ये ऑपरेटर हमेशा तुमको रिटर्न क्या देगा? ट्रू या फॉल्स, बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। देखो कैसे, सपोज चलो अपन यहाँ पे करके देखते हैं। सिस SYS, मैं चाहता हूँ प्रिंट भी हो जाए आउटपुट डायरेक्टली। num1 इज़ लेस देन num2। क्या बोला मैंने कि क्या num1 छोटा है num2 से? तो num1 की वैल्यू कितनी है? 10, और num2 की वैल्यू कितनी है? 5। तो ना भाई, num1 तो छोटा नहीं है, num1 तो बड़ा है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा फॉल्स, कि num1 छोटा नहीं है, आंसर आया फॉल्स। देखो यहाँ पे आउटपुट में ये बूलियन, रिटर्न में क्या दिया आपको? बूलियन, ट्रू या फॉल्स। अगर यहीं पे मैं ग्रेटर देन लगा दूँ, क्या num1 बड़ा है num2 से? हाँ बिल्कुल, num1 भाई 10 है, num2 5 है, बड़ा है num1। तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। आंसर क्या आएगा? ट्रू, है ना, num1 बड़ा है। अब मैंने यहाँ लगा दिया, क्या num1 बड़ा है और इक्वल है क्या? मतलब दोनों में से कोई भी अगर एक चीज़ ट्रू होती है तो आपको ट्रू मिलेगा। मतलब बड़ा हो गया तो भी चलेगा और बराबर हो गया तो भी चलेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी देखो यहाँ पे 10 और 10 है। अब देखो, num1 बड़ा है क्या num2 से? नहीं, बड़ा नहीं है, लेकिन बराबर है, इक्वल है ना। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाती है, 2 चीज़ें चेक हो जाती है, ग्रेटर देन भी चेक हो रहा है और इक्वल भी चेक हो रहा है। दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुई ना तो आपको क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। तो राइट नाउ देखो क्या मिलेगा? ट्रू। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू है ना यार, भले ग्रेटर देन नहीं है लेकिन इक्वल तो है। और अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूँ, अब बताओ क्या आंसर मिलेगा? भाई num1 बड़ा है क्या? num1 तो बड़ा है, लेकिन इक्वल है क्या? इक्वल नहीं है, मतलब बड़ा तो है, अभी भी क्या आंसर मिलेगा आपको? ट्रू ही मिलेगा, है ना। अब यहाँ मैं लेस देन कर देता हूँ। num1 छोटा है क्या num2 से? नहीं, छोटा तो नहीं है। बराबर है क्या? नहीं, बराबर भी नहीं है। तो इसका मतलब आंसर दोनों ही केस में क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा, है ना। ठीक है, तो ये होता है ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल। और एक और है डबल इक्वल। ये डबल इक्वल क्या करता है? दोनों बराबर हैं कि नहीं ये चेक करता है। तो दोनों बराबर तो नहीं है, क्योंकि एक की वैल्यू 10 है, एक की वैल्यू 5 है, तो आंसर आ गया फॉल्स। अगर मैं दोनों की वैल्यू 10 कर दूं तो ये क्या चेक करेगा कि दोनों बराबर हैं? यस, बराबर हैं। दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू, क्योंकि दोनों बराबर है। ओके, तो ये 3 हमारे ऑपरेटर्स हैं। पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर, तीसरा हमारा है कंपैरिजन ऑपरेटर, है ना। अब हम चौथा पढ़ने जा रहे हैं। अगर इस ऑपरेटर में कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, राइट। और इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।